चुनावी नतीजों का दिन है और ये बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। और ये देखिए आपके आसपास, जो हमारे आसपास आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंक तालिका, उसमें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में जरूर टीवीके ने सबको चौंकाया है, 110 पर आगे। और केरलम की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो असम से सामने आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली है। जोरहाट सीट से कांग्रेस के गौरव गोगोई की हार हो गई है। अब सोचिए जरा, जिस सीट से वो सांसद हैं बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी की, वहां से जीत होती है संजय जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपने हार का जिक्र किया कि गौरव गोगोई हार गए हैं, लेकिन अंतर देखिए 23,000 से भी ऊपर से भी ज्यादा वोटों से हारे हैं, तो एक बड़ी हार मानी जाएगी। नीरज जी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। नीरज जी। अखिलेश जी, मैं अब आपको ये दूसरे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि आप ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात नहीं माने। असम का आपको एग्जाम्पल देते हैं। असम में बारपेटा करके एक सीट है। बारपेटा में एक पंचायत जिसके 10 गांव हैं। 2023 के परिसीमन से पहले वहाँ एक विधायक और एक सांसद था। 2023 में परिसीमन किया गया, वहाँ अब उस पंचायत में एक सांसद, 2 विधायक और 3 आपके पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो जो जेरीमैंडरिंग के बारे में पिछले 1 महीने से हम लोग कह रहे थे, असम का चुनाव उस जेरीमैंडरिंग की प्रक्रिया में हुआ है। और गौरव गोगोई ने इस बात को पहले भी रखा था कि हम सारी परिस्थिति के विपरीत जाके असम की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। असम की जनता ने पूरी कोशिश की कि वो जो ध्रुवीकरण के पोस्टर बॉय हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको वो हराए। लेकिन क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को 2023 से इस तरीके से किया था कि वहां की जनता चाहकर भी नीरज मिश्रा नहीं हरा पाई। नीरज मिश्रा जी, मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जनादेश को खुले हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए। मतलब हर चीज के लिए आप एक वजह ढूंढ ला रहे हैं। पीछे को देखिए, जनादेश को डिकंस्ट्रक्ट करना भी जरूरी है। आप संजय जी से पूछिए, अगर मैंने फैक्चुअली बात गलत कही हो कि ऐसा पूरे असम में अगर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर आज जो डिलिमिटेशन हुआ 2023 का, वो 1971 के सेंसस पर हुआ। और किस तरीके से आपने सीटों को इस तरीके से बना, ठीक है, इसका जवाब शिवम त्यागी से ले लेता हूं। बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी को फायदा देता है। हाँ, शिवम। संजय जी, मेरा निवेदन है आपसे, जो पोस्टर संजय जी यहाँ पर हैं, कि वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने यहाँ जरूर जगह दें। ये राजनीति करे या ना करे, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। गजब का एक्सप्लेनेशन है भाई। मतलब चुनावी हार को एक्सप्लेन करने में ये पोस्टर्स को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। भाई ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, क्या कभी आप लाइन में थे? बंगाल पे तो फिर भी इस देश के सभी मीडिया हाउसेस ने, सभी लोगों ने चर्चा की और वहां पर कहा गया कि भाजपा है, नहीं है, कोशिश है, हमारे अपने दावे थे, टीएमसी के अपने दावे थे। असम पे तो क्या कोई चर्चा भी थी? असम पे तो कोई चर्चा भी नहीं थी। मुझे लगता है कि मोरलेस सभी इस बात को मान के बैठे हुए थे। लेकिन आज भी अगर गौरव गोगोई अपनी लोकसभा सीट पर विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, वो भी 23,000 के मार्जिन से, तो उसमें आप डिलिमिटेशन और ये तमाम फैक्टर्स लगाओगे क्या? आने वाले समय में और भी डिलिमिटेशंस होने हैं, आने वाले समय में और भी तमाम प्रक्रियाएं होनी है। तो मतलब क्या यही मतलब जगह खोजते रहोगे? और एक और चीज जो है इससे पहले कही गई, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कह रहे थे कि भाई इंडिया अलायंस ने कुछ किया नहीं या फिर वो साथ नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये इंडी भिंडी चिंडी जो भी है अलायंस है, ये कोई अलायंस का कोई अस्तित्व अभी नहीं है भाई। उनकी अलायंस का जो लीडर है वो देश में नहीं है। जैसे कि होता है ना कि युद्ध के समय अगर राजा या सेनापति छोड़ के भाग जाए तो वो तो वैसे ही हारे हुए घोषित हो जाते हैं। तो वो उस अलायंस का जो लीडर 99 लाकर सीटें और टी शर्ट पहन के जो पूरे देश में माहौल बनाए पड़े थे, वो है नहीं देश में। बाकी उनकी लीडरशिप में कोई लड़ने को तैयार नहीं। ममता दीदी और उनके भतीजे ने उनको अपने चुनाव में गरियाया ही था। खुद राहुल गांधी ने टीएमसी की नीतियों को बात करी थी। इसके अलावा कहीं पर भी देख लीजिए उनकी लीडरशिप में कौन लड़ रहा है। तो कौन सा अलायंस है? यहां कोई अलायंस टेक्निकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक है, अलायंस बता देते हैं। चलिए अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। और अंत में बस एक चीज के साथ और खत्म कर देना चाहता हूं। बोलिए बोलिए शिवम, खत्म करिए जल्दी से। एक चीज मैं अंत में और कहना चाहता हूं। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आज 12 साल बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी
जनता के समर्थन, प्यार और आशीर्वाद की वजह से जीत के रथ पर है। आप 1000 बहाने बना सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, प्रोपेगेंडा एजेंडा बता सकते हैं, बट सच्चाई ये है संजीव कि देखिए, आप जनता ठीक का है, मैं प्यार, संजीव त्रिवेदी को समर्थन, चर्चा में वोट लाना चाह रहा हूं। नहीं जीत पा रहे हैं। ठीक है संजीव, देखिए बड़ी घटना तो है, बीजेपी की नींव जिनके विचारों के आधार पर पड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहा हूं, बंगाल से आते थे, जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ, वहां आज तक कमल नहीं खिल पाया था। आज इस तरीके से बीजेपी अगर वहां जीतती हुई दिख रही है तो बहुत बड़ी घटना है। संजीव देखिए, कुछ फ्रंटियर्स थे और हैं अभी भी वर्तमान, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए अभी भी अनछुए थे। उसमें से बंगाल यकीनन एक था। बिहार में भी अपने दम अभी तक सरकार नहीं बनी है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आज की तारीख में वहाँ हैं। उसी प्रकार तमिलनाडु एक बड़ा फ्रंटियर, उसी प्रकार एक फ्रंटियर केरल है। तो प्रादेशिक दल की अपनी जो भूमिका है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ जाकर के अपने आप को कमज़ोर पाती थी। लेकिन बंगाल के जो चुनाव हैं उसने ये साबित कर दिया है कि प्रादेशिक दलों के खिलाफ भी अब भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर एक प्रादेशिक दल ही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो फ्रंटियर आज इस नतीजे से ज़्यादा आसान होता है। फिर भी हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा मजबूत गढ़ हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीडलेस टू से। और ये बात भी सच है कि जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समय लगा है, और भी कुछ एरियाज़ हैं, पर यह ज़रूर है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं इसमें अपनी ताकत दिखाने के बाद शायद अब वो लीडरशिप क्रिएट करने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भले ही वो दूसरे दलों से लेकर के आई हो, शुभेंदु अधिकारी के तौर पर, या फिर वो हेमंत बिस्वा शर्मा के तौर पर, या फिर किसी और नेता के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को एडजस्ट करके उस स्थिति में ला दिया है। अब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत फ्रंटियर्स भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, अगर मैं अब फ्यूचरिस्टिक होकर प्रशांत एक सवाल पूछूं कि ये जो नतीजे हैं बंगाल के संदर्भ में ही मैं पूछ रहा हूं, इसका आने वाले दिनों में क्या असर आप देखते हैं? देखिए, बंगाल को जीतना बीजेपी का मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और बंगाल में जिस तरह से किया, मतलब अगर आप बात करें तो बंगाल से पूरा नॉर्थ ईस्ट का द्वार खुलता है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में भगवा, मतलब एक तरीके से कहा जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में ही भगवा है। और अगर आप नॉर्थ से शुरू करेंगे तो बीच में झारखंड छोड़ दीजिए तो हर जगह पे बीजेपी है। अब अगर देखा जाए तो साउथ की राजनीति की अगर हम बात कर लें, क्योंकि नॉर्थ के सारे नॉर्थ ईस्ट हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचता है तो वो साउथ है। कर्नाटक अभी उनके हाथ में नहीं है, हालांकि कमल सबसे पहले साउथ में कर्नाटक में ही खिला था। और दक्षिण की राजनीति में केरल और तमिलनाडु, देखिए 5 राज्य हैं जो पूरे देश की राजनीति को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो मैंने बोला, बिहार। तो बिहार में अगर ये 5 राज्यों में बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से पैठ जमा लेती, जिसमें सिर्फ तमिलनाडु बचा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आधा भारत आपने, लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें आपने आधी सीटें पहले ही जीत ली हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु और केरल पर होगी, जो मुझे लगता है। और केरल में सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केरल में पेनिट्रेट नहीं कर पाई है बीजेपी। तो मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर केरल और तमिलनाडु ही उनका टारगेट। ठीक कह रहे हैं। केरल की बात की जाए, वहां संघ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार वहां पर प्रयत्नशील हैं, लेकिन अगर इस नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ वहां हो नहीं पाया। लेकिन शिवम, एक बात बताइए, तमिलनाडु में क्यों नहीं आप लोग कुछ कर पाए? तमिलनाडु में एक ऐसी पार्टी जो फौरन बनती है कुछ महीने पहले, उसका एक नेता ये करिश्मा कर देता है। टीवीके की मैं बात कर रहा हूं, 100 के आसपास पहुंचे हुए हैं वो लोग, बीजेपी क्यों नहीं? देखिए, जाहिर है हम कोर्स करेक्शन करेंगे, लेकिन जहां तक बात टीवीके की है, स्टार स्टडेड अफेयर हमेशा से तमिलनाडु की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। 1972 में एमजीआर जब डीएमके से अलग हुए तो उन्होंने कड़ी मेहनत की, बेहद फेमस वो कलाकार थे, और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई और एक जन नेता बने। उसके बाद जयललिता जी का यही स्टांस रहा, और फिर आज टीवीके की अगर बात करें तो स्थिति कमोबेश वैसी ही है। मैं मानता हूं ये तो उस स्टेट का लगातार एक हिस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें इंट्रोस्पेक्ट करने की या फिर एनडीए को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत जोरदारी से, जबरदस्त तरीके से, मेहनत से चुनाव लड़ा। कहाँ गलती रही, किस तरीके की चीज़ें और बेहतर हो सकती है, कैसे अगली बार तैयारी के साथ हम आ सकते हैं, किस तरीके से कोऑपरेशन में आगे सरकार को केंद्र की तरफ से मदद कर सकते हैं, वो सारी तमाम चीज़ें हमारी तरफ से रहेंगी। और जाहिर है इस पर भी मंथन होगा। पार्टी के सीनियर नेता
अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है इस पर चर्चा करके देखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा राज्य जहां हमने इतनी मेहनत की हो, अगर वहां पर रिजल्ट मन मुताबिक ना आए जैसा हमने चाहा था तो ये जरूर देखिए उस पर बंगाल का चर्चा जो